भारत के भूगोल में अपने भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिया था। आज अपना सेकंड टॉपिक है, जो सेकंड पॉइंट है अपना उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बाद में उत्तरी विशाल मैदान। भारत के भौतिक प्रदेश में अपन ने उनका विभाजन किया था। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हिमालय को पूरा पढ़ा है अपन ने। उनके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो अपना कौन सा रहेगा भौतिक प्रदेश, तो वो है अपना उत्तरी विशाल मैदान। उत्तरी विशाल मैदान, उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ, उसका विस्तार कहाँ तक है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उत्तरी विशाल मैदान, अब हिमालय का जो निर्माण हुआ था उसको तो अपन ने पढ़ा था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण उसका निर्माण हुआ था। और वो भारत का सबसे नवीन वलित पर्वतमाला है जिसका निर्माण टेथीस सागर से हुआ, इसलिए उसे टेथीस सागर को हिमालय का गर्भ कहा जाता है। और हिमालय के दक्षिण में अपना उत्तरी विशाल मैदान है जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के कारण प्लास्टोसीन काल में हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल है वो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। वो किस रूप में उसका निर्माण हुआ है उस रूप में अपन देखते हैं। अपन ने पढ़ा था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये इस रूप में आपस में प्लेटें थी और इन दो प्लेटों के टकराने के बल पर ही और किसका निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ था। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही थी तो इनके बीच में एक सागर था जिसका नाम था टेथीस सागर, जिसका नाम क्या था, टेथीस सागर। और इस टेथीस सागर का ये जो आंतरिक बीच वाला भाग था ये काफ़ी गहराई में था और इसके कारण यहाँ पर छोटे छोटे जो अवसाद जितने भी नदियों द्वारा लाए गए थे वो धीरे धीरे, पानी में कोई भी वस्तु होती है जो भारी होती है तो वो तलहटी की ओर धीरे धीरे जम जाती है। तो ये पूरा टेथीस सागर था। इस टेथीस सागर में जितना भी अवसाद था, जो यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा, नदियों द्वारा जितना भी जल यहाँ पर जमा किया जा रहा था और यूरेशियन प्लेट के द्वारा यहाँ पर भी वो नदियों द्वारा जल टेथीस सागर में आ रहा था। और धीरे धीरे इन दोनों प्लेटों का क्या हो रहा था, अभिसरण हो रहा था। अब टेथीस सागर के अंदर जितने अवसाद थे, जितने निक्षेप थे, वो यहाँ पर क्या हो रहे थे, जमा। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा गई तो ऐसी स्थिति में इस वलय के रूप में, जैसे ही इनके बीच में ऐसे दबाव लगा, दबाव लगने के कारण इस वलय के रूप में किसका निर्माण हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया। और इस रूप से अपना ये क्या किसका निर्माण हो गया, हिमालय का, जो इस रूप में अपन को दिखाई देता है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला हिमालय, जो कि नवीन भी है, वलित भी है और जिसका निर्माण ग्रेनाइट के रूप में हुआ था और इस टेथीस सागर के अवसाद के रूप में हुआ था। तब ऐसी स्थिति में ये जलीय भाग भी पीछे रह गया, जो हिमालय के इस भाग में यूरेशियन प्लेट और हिमालय के बीच में ये भाग जलीय भी रह गया और जिसको भरने के बाद में कश्मीर घाटी के रूप में, करेवा के रूप में, दून के रूप में, द्वार के रूप में इसका क्या हो गया, निर्माण। लेकिन इस हिमालय से लेके इस प्रायद्वीपीय पठार, ये अपना प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, इस प्रायद्वीपीय पठार तक हिमालय के बीच का ये अपना टेथीस सागर ऐसे ही रह गया। तो बाद में क्या हुआ कि हिमालय की हाइट अधिक हो गई, तो ऐसी स्थिति में प्रायद्वीपीय पठार, उसके दक्षिण में वहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है, वहाँ से बादल आने की वजह से यहाँ से टकराते थे, जिसके द्वारा भी वर्षा होती थी। और साथ में इसकी अधिक हाइट होने के कारण इनके टॉप पर बर्फ जम जाती थी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 165 मीटर की हाइट पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है और इसकी हाइट लगभग औसत हाइट 6100 मीटर है। तो ऐसी स्थिति में इसके टॉप पर क्या जम जाती थी, बर्फ, और जिससे निकलने वाली नदियों ने, अब ये नवीनतम अभी बना है और नवीनतम होने के कारण इसका जो अपर्दन हुआ है वो अधिक हुआ है। इनसे चलने वाली नदियों ने गोर्ज, कैनियन, इनका निर्माण, वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी का निर्माण किया, जिसके कारण इस हिमालय का कटाव अधिक किया, कटाव अधिक किया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि अपने साथ में बहुत बड़े बड़े अवसाद साथ में लेके आ गए और ये अवसाद धीरे धीरे इसकी तलहटी में क्या होते गए, जमा होते गए। अब जो प्रायद्वीपीय पठार और इस हिमालय के बीच में ये जो टेथीस सागर का भाग रह गया,
अब इसको धीरे धीरे इस प्रायद्वीपीय पठार से तो नदियां आ ही रही थी, और इस हिमालय से आने वाली नदियों ने भी इसका क्या किया, इसके अवसादों से पूरा का पूरा पाट दिया। और ऐसे करते करते इस हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में इन नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के कारण प्लास्टोसीन काल में किसका निर्माण हो गया, उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हो गया। अब ये हिमालय का वरदान अपन कह सकते हैं कि इस हिमालय की वजह से ही, हिमालय से आने वाली नदियों के अवसाद के कारण ही इसका निर्माण हुआ, इसलिए इस उत्तरी विशाल मैदान को अपन हिमालय का वरदान कह सकते हैं। और ये किसका अवशेष है, तो ये टेथिस सागर का अवशेष है। अब पूछा भी जाता है कि मैदान किसका अवशेष है, किसका भाग है, तो टेथिस सागर का। हिमालय किसका अवशेष है, टेथिस सागर का अवशेष है। जबकि ये प्रायद्वीपीय पठार किसका अवशेष है, तो यह है गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का। तो इस प्रकार से प्लास्टोसीन काल में, और प्लास्टोसीन काल में हिमालय से आने वाली नदियों और प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियों, इनके अवसाद जमा करने से हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में जो आज गंगा, यमुना, जितना भी अपन मैदान देख रहे हैं, उसका निर्माण इन नदियों के लाए गए अवसादों से हुआ है। और ये अवसाद कितनी गहराई तक जमा किए गए हैं, तो ये 2000 मीटर की गहराई तक जमा किए गए हैं। अब ये 2000 मीटर तक ये पूरा जल था, धीरे धीरे इनका भराव होते होते 2000 मीटर तक ये पूरे अवसाद भर के वर्तमान में ये जो अपन मैदान देख रहे हैं, इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो अब अगली पंक्ति में अपन लिखने का प्रयास करेंगे कि उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है और किस काल में हुआ है। इसका निर्माण प्लास्टोसीन काल में, इसका निर्माण प्लास्टोसीन काल में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। अब नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है, किस काल में हुआ है, अवसादों से हुआ है, किस काल में हुआ है, तो प्लास्टोसीन काल में हुआ है। यह टेथिस सागर का अवशेष है, यह टेथिस सागर का अवशेष है। यह किसका अवशेष है, टेथिस सागर का अवशेष है। अब पूछा जाता है उत्तरी विशाल मैदान किसका अवशेष है, तो टेथिस सागर का अवशेष है। किस काल में निर्माण हुआ, प्लास्टोसीन काल में निर्माण हुआ। साथ में बात करें किसके द्वारा, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। इसका सर्वाधिक निर्माण, इसका सर्वाधिक निर्माण हिमालय से प्रवाहित, हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा किया गया, होने वाली नदियों द्वारा किया गया। इसलिए मैदानों को हिमालय का वरदान कहा जाता है। हिमालय का वरदान कहा जाता है। किस मैदान को, उत्तरी विशाल मैदान को वरदान कहा जाता है, वरदान कहा जाता है। ये इसकी अपन ने सामान्य जो समझा है उसको लिखने का प्रयास किया है। निर्माण प्लास्टोसीन काल में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। ये टेथिस सागर का अवशेष है जो अपन ने पढ़ा था, हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में स्थित था टेथिस सागर, जो शेष में रह गया था।
जो नदियों दोनों ओर की जो नदियां ला रही थी उसके अवसादों ने उसे पाट दिया। 2000 मीटर की गहराई तक अवसाद जमे किए हुए हैं। आज भी उत्तरी विशाल मैदान है, उनमें जो अवसाद है वो 2000 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। और इसका सर्वाधिक निर्माण है वो हिमालय से आने वाली नदियों ने किया, इसलिए हिमालय को उत्तरी विशाल मैदान का वरदान कहा जाता है। इसलिए मैदानों को हिमालय का वरदान कहा जाता है। लिख लिया। अगली पंक्ति में अब अपन बात करेंगे विस्तार की। अब इस उत्तरी विशाल मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है? विस्तार तो ये उत्तर में तो अपना क्या हो जाएगा? हिमालय, और दक्षिण में ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, और उसके बाद में ये संकड़ी पट्टी के रूप में ये नामचा बरवा। यहां तक उत्तर में तो ये कौन सा हो गया अपना? हिमालय। ये हिमालय है, और यहां पर अपना ये जो है ये अपना पठारी भूभाग है, प्रायद्वीपीय पठार। अब इन दोनों के मध्य, प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के मध्य उत्तर में कौन सा है? हिमालय। और दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। और यहां पर ये एक नदी यहां से होती हुई प्रवाहित होती है, जिस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। और यहां पर ये गंगा नदी, ये गंगा का मुहाना। इस नदी का नाम भी लिख लेता हूं मैं यहां पर, ये गंगा मुहाना कह सकता हूं मैं। और ये है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी का क्षेत्र है? ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है। ये संकड़ी पट्टी के रूप में पाया जाता है नामचा बरवा तक। और यहां पर यह मैदान प्रारंभ होता है मुख्य रूप से जो नदी है रावी नदी। अब रावी नदी से ये मैदान प्रारंभ होते हैं और यहां पर नामचा बरवा तक चले जाते हैं। इनकी अपन बात करें तो पश्चिम में जो इनकी कुल चौड़ाई है, पश्चिम दिशा में कुल चौड़ाई है वो कितनी है? तो वो है 300 किलोमीटर। और पूर्व में इनकी जो चौड़ाई है ये कितनी है? 150 किलोमीटर। अब इसका कारण भी क्या है कि जब दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो ऐसी स्थिति में पश्चिमी की प्लेट की बीच में ये ऐसे रूप में थी, तो ये यहाँ पर दबाव ज़्यादा लगा, तो जिसके कारण यहाँ हिमालय की हाइट भी चली गई, लेकिन ये बीच का क्षेत्र है ये चौड़ा रहा। हाइट अधिक चली गई, क्षेत्र क्या रहा? चौड़ा, बहुत कम चौड़ा। और यहाँ पर इसमें क्या हुआ? दबाव कम लगा इस भूभाग में, ये यहाँ पर दबाव कम लगा, जिसके कारण ये फैलाव ज़्यादा रह गया और इसकी हाइट कम चली गई। तो यहाँ पर ये मैदानों की जिस रूप से हिमालय की थी, वैसे इन मैदानों की भी इस दिशा में चौड़ाई, पश्चिम में क्या है? चौड़ाई अधिक है, और पूर्व में क्या चौड़ाई क्या है? कम। और इसकी कुल अपन डिस्टेंस देखें, इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल विस्तार कितना है? तो इसकी कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर गंगा मुहाने तक। इस गंगा मुहाने तक 2400 किलोमीटर। और फिर गंगा मुहाने से लेकर और नामचा बरवा तक इसकी कुल लंबाई है 800 किलोमीटर। और इस प्रकार से ये टोटल लंबाई हो जाती है यहाँ से लेके गंगा मुहाने तक कुल लंबाई, तो वो कुल लंबाई कितनी हो जाती है? 3200 किलोमीटर। कुल लंबाई 3200 किलोमीटर। अब जब इसका निर्माण हुआ था तो वो जलीय भाग था इनके बीच में, इनमें धीरे धीरे यहाँ से भी नदियाँ आ रही थी, यहाँ से भी नदियाँ आ रही थी, उन्होंने अवसाद जमा किया। अब अवसादों की गहराई कितनी है? अवसाद गहराई, अवसाद गहराई 2000 मीटर। अवसाद गहराई 2000 मीटर। क्षेत्रफल कितना है इसका? तो क्षेत्रफल पूछे
तो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। और उत्तरी विशाल मैदानों की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई कितनी है इनकी? 200 मीटर, 200 से लेके 300 मीटर के बीच में है, 200 से 300 मीटर है। तो विस्तार में ये रावी नदी से गंगा मुहाने तक कुल 100-200 किलोमीटर लंबा, पश्चिम में चौड़ाई 300 किलोमीटर और पूर्व में गंगा मुहाने के पास में 150 किलोमीटर। फिर गंगा मुहाने से ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में ये संकड़ी पट्टी के रूप में उत्तर पूर्व की ओर 800 किलोमीटर लंबा है। इसकी कुल लंबाई पूछे तो 3200 किलोमीटर है। अवसादों की गहराई कितनी है? इसमें अवसाद कितनी गहराई तक भरे हैं? तो 2000 मीटर। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है इस मैदान का? तो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये समुद्र तल से कितने औसत हाइट पे है, औसत ऊंचाई? तो 200 से 300 मीटर। ये अपन ने इसकी सामान्य जानकारी की बात की। और इसके पूर्वी भाग में जो ये पूर्वी मैदान है, यहाँ पर मिट्टी के कण हैं वो बड़े हैं और पूर्व की ओर मिट्टी के कण छोटे हैं। तो ये भी अपन पॉइंट लिख लेते हैं। मिट्टी के कण, या पश्चिम में मिट्टी के कण मोटे और पूर्व में मिट्टी के कण क्या रहेंगे? मिट्टी के कण छोटे, बारीक। इन मैदानों में मिट्टी के कण पश्चिम की ओर मिट्टी के कण मोटे पाए जाते हैं और जबकि पूर्व की ओर मिट्टी के कण क्या पाए जाते हैं? छोटे पाए जाते हैं। कारण क्या? यहाँ पर नदियाँ प्रारंभिक रूप में होती हैं तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा कर देती है, जिससे धीरे धीरे बड़े कण पाए जाते हैं और यहाँ तक जाते जाते उनकी घर्षण के कारण वो बारीक कणों में परिवर्तन हो जाते हैं। तो इस भाग में मिट्टी के जो कण हैं पूर्व की ओर तो वो छोटे पाए जाते हैं और पश्चिम में क्या पाए जाते हैं? मोटे कण पाए जाते हैं। अब उत्तरी विशाल मैदान को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो वो 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी विशाल मैदान को, उत्तरी विशाल मैदान को अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। अब कौन से 2 भागों में बांटा गया है? तो एक जो अपन प्रादेशिक आधार पर पढ़ेंगे और दूसरा किस आधार पर पढ़ेंगे? भौगोलिक आधार पर। इसको 2 भागों में बांटा गया है। अब 2 भाग कौन कौन से? एक तो जो अपन पढ़ेंगे वो है प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर। और दूसरा किस आधार पर? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। इसमें भी अपन सबसे पहले जो पढ़ने का प्रयास करेंगे वो पढ़ेंगे प्रादेशिक आधार पर उत्तरी विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अपन लिखो ए, प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर। अब प्रादेशिक आधार पर कौन कौन से भागों में बांटा गया है
उनका अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो प्रादेशिक आधार पर नदियों के उद्गम से लेकर संगम की ओर सबसे पहले आएगा अपना भाबर। भाबर के बाद में आता है क्षेत्र तराई। तराई के बाद में जो क्षेत्र आएगा वो आएगा अपना खादर। खादर के बाद में 4 नंबर आएगा बांगर, और 5 नंबर जो क्षेत्र आएगा वो है डेल्टा। नदी के उद्गम से लेकर संगम की ओर इनका क्या रहता है, क्रम। उद्गम से लेकर किस क्रम में जाएंगे, नदी के संगम की ओर। और दिशा की दृष्टि से भी पूछे तो ये उत्तर से कहाँ जा रहे हैं अपन, दक्षिण की ओर। नदी के उत्तर से दक्षिण की ओर जाते समय और या उद्गम से संगम की ओर जाने पर इनका सही क्रम क्या रहेगा, सबसे पहले आएगा भाबर, फिर तराई, फिर खादर, फिर बांगर, फिर आएगा डेल्टा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इनका सही क्रम क्या है, नदियों के उद्गम से संगम की ओर जाते समय सही क्रम क्या आएगा। तो सही क्रम ये रहेगा भाबर, तराई, खादर, बांगर, डेल्टा। और शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो अपन शॉर्ट में कह सकते हैं भात खाबो या भात खाबा। बाबर, तराई, खादर और बांगर। खादर और बांगर ये बराबर समकालीन ही रहते हैं लगभग, भात खाबा। अब इसमें अपन एक एक को पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये पहले है क्या उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब ये हिमालय से जैसे ही दक्षिण की ओर प्रारंभ होते हैं तो सबसे पहले मैदान किस रूप में प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे ये हिमालय है, हिमालय की यह सर्वोच्च चोटी है, फिर ये मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय के बाद में ये शिवालिक हिमालय, जैसे धीरे धीरे हाइट कम होती गई। और फिर इन हिमालयों से निकलने के बाद में ये नदी क्या करती, जैसे इस हिमनदों से निकली है ये नदी, और हिमनदों से निकलने के बाद में नदी इन पर्वतों की घाटी से निकलती हुई कई गोर्ज बनाती है, इसका कटाव अधिक करती है। तो कटाव अधिक करती है तो ऐसे में जो भारी भारी पत्थर होते हैं ढलानों से लेके आती है, वो धीरे धीरे क्या करती है, यहाँ पर जमाव कर देती है उनका। ये यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर भारी होने की वजह से अब वो इनको ढो नहीं पाती है, और ढो नहीं पाती है तो ऐसी स्थिति में उनका यहाँ पर क्या कर देती है, जमाव कर देती है। अब जमाव कर दिया तो वो पत्थर जैसे ये नदी यहाँ आई तो इन भारी भारी पत्थरों के बीच में से ऐसे प्रवाहित होती है, और बीच में से प्रवाहित होती हुई इस भूभाग में आती है, तो पूरी की पूरी ऐसे मैदानों के रूप में, मैदान के रूप में पूरी फैल जाती है। और पूरी फैलने के बाद में और आगे जाते हुए ये एक नदी की एक धारा के रूप में प्रवाहित होने लगती है, और नदी के रूप में, ये धारा के रूप में, मुख्य धारा में प्रवाहित होने लगती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि बारिश के सीजन में इसकी तलहटी में अधिक मात्रा में अवसाद जमा हो जाते हैं। अवसाद जमा हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इसके आसपास के इलाकों के रूप में ये बाढ़ के रूप में फैल जाती है। अब इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर बाढ़ के रूप में ये फैल जाती है, और इस बाढ़ वाले क्षेत्र के पास में ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है, इस रूप में ऊपर उठा हुआ भाग है। अब इस ऊपर उठे हुए भाग में ये पानी नहीं पहुंच पाएगा, तो जहां तक पानी पहुंचा वहां तक तो नए मैदान निर्मित हो जाएंगे, नई मिट्टी जमा हो जाएगी। जैसे ये पानी इसकी तलहटी में अवसाद अधिक जमा हो गया, अधिक जमा हो गया तो पानी का तल ऊपर बढ़ गया, ऊपर बढ़ा तो भूमि के ऊपर नदी के पेटे से बाहर आ गया, तो ऊपर की ओर यहाँ पर फैल गया साइड में जितने मैदान थे, जिसे अपन कहते हैं बाढ़। अब जैसे ही पानी फैला तो साथ में अवसाद थे, धीरे धीरे पानी पड़ा रहने के बाद में उसमें जितनी भी मिट्टी थी वो धीरे धीरे इस क्षेत्र में क्या हो गई, जमा हो गई। अब ये नवीन जो मिट्टी थी ये यहाँ पर क्या हो गई, जमा हो गई। लेकिन ये जो क्षेत्र था साइड में जो थोड़ी ऊंचाई पे स्थित था, जैसे यहाँ तक तो पानी फैल गया लेकिन ये भाग ऊंचाई पे था, तो जहाँ पर ये इस बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाया, तो जिसके कारण ये यहाँ पर पुरानी मिट्टी रह गई। तो इस खादर के ठीक पास में ही ऊंचाई वाला भाग जहाँ पर
पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नया जल जो बाढ़ का पानी है वो नहीं पहुंच पाता है, जिससे ये मिट्टी पुरानी रह जाती है, उसे अपन कहते हैं बांगर। फिर आगे की ओर बढ़ती हुई ये नदी, जैसे ये वापस बाढ़ के बाद में पानी आगे आ जाता है, उसके बाद में ये समुद्र में गिरने से पहले ऐसी कई शाखाओं में बंट जाती है। इस त्रिभुजाकार आकृति में कई शाखाओं में बढ़ती हुई ऐसे समुद्र में गिरती है, और जिसे अपन कहते हैं डेल्टा। जिसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो अब कौन कौन सी स्थिति बनी यहाँ पर कि सबसे पहले तो इस शिवालिक हिमालय की तलहटी में जो बड़े बड़े कंकर पत्थर आए, उनको अपन ने क्या नाम दे दिया? उनको नाम दे दिया भाबर। और इन पत्थरों में लुप्त होने के बाद में ये नदी वापस आगे धरातल पर आकर फैल गई, और इस भूभाग को अपन ने नाम क्या दिया? तराई। जहाँ पर पानी फैल गया वो क्या है? तराई। अब नदी के उद्गम से अपन संगम की ओर जा रहे हैं, तो सबसे पहले हिमालय से निकलने के बाद में हिमालय से आने वाले बड़े बड़े पत्थरों को इसने क्या किया? इस शिवालिक हिमालय की तलहटी में जमा कर दिया, और इसमें एक दूसरे के ऊपर पत्थर पड़े थे, तो उन पत्थरों के बीच में से ये नदी प्रवाहित होती रही, जिसके कारण यहाँ पर नदी का जल क्या हो गया? लुप्त। जिसे अपन क्या कहते हैं? भाबर। भाबर से जैसे ही अपन दक्षिण की ओर निकले तो आगे स्थल भाग गया, और जिससे ये पत्थरों से निकलकर नदी वापस प्रकट हो गई, अपन को दिखाई देने लगी, और पूरा का पूरा जल फैल गया। किसी धारा, कोई एक धारा नहीं होने की वजह से ये जल पूरा फैल गया, और जिसे अपन कहते हैं तराई। तराई के दक्षिण में गए तो ये नदी, वो फैला हुआ पानी एक मुख्य धारा में नदी के रूप में प्रवाहित होने लगा। लेकिन जैसे ही अधिक बारिश के समय, तो इसकी तलहटी जो होती है, नदी की मुख्य धारी पेटा होता है, उसमें अधिक अवसाद जमा हो जाते हैं। अवसाद जमा हो गए तो उसका पानी का स्तर ऊपर बढ़ गया। ऊपर बढ़ा तो उसकी नदी की मुख्य धारा से बाहर आ जाता है, और आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। और फैलने की वजह से जहाँ पर ये जमा होता है बाढ़ का पानी, तो उसके पानी रहने के बाद में धीरे धीरे जितने अवसाद होते हैं वो उस भूमि पर बैठ जाते हैं, जिसके कारण उसमें नवीन ये जलोढ़ मिट्टी जमा हो जाती है। और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी से ये मैदान निर्मित होंगे, उन्हें अपन कहते हैं खादर। और इसके पास वाला क्षेत्र, जहाँ पर उसके ठीक पास में बड़ी पहाड़ी पर है, थोड़ी या ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, और जहाँ पर ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी रह जाती है कंकड़ पत्थर वाली, उसे अपन बांगर कहते हैं। फिर ये आगे जो समुद्र में गिरने से पहले ये कई भागों में बंटकर एक त्रिभुजाकार आकृति बनाते हैं, वो क्या है? डेल्टा। तो ये अपने जो है, ये तो है खादर, और ये ऊंचाई पर स्थित ये जो मैदान है कंकड़ पत्थर वाले, इन्हें कहा जाता है बांगर। इन्हें क्या कहा जाता है? बांगर। और ये जो समुद्र में गिरने से पहले ये आकृति निर्मित होती है, ये अपनी कहलाती है डेल्टा। समुद्र में गिरने से पहले ये जो आकृति निर्मित होती है, ये अपनी क्या कहलाती है? डेल्टा कहलाती है। अब इस डेल्टा क्षेत्र में जलयुक्त गड्ढे क्या कहलाते हैं? इस खादर को पंजाब में क्या? बेट कहा जाता है। बांगर को पंजाब में धाया कहा जाता है। और इसमें ये पीछे कंकड़ पत्थर रह जाते हैं, जैसे ये बाढ़ का पानी है खादर क्षेत्र में, और ये जैसे ही लहरों के रूप में पड़ा पानी ऐसे लहरों के रूप में ऊपर उछलता है, और ऊपर उछलता है तो साथ में ये बांगर वाले क्षेत्र में मिट्टी तो लेके आ जाता है, लेकिन पीछे भारी कंकड़ पत्थर ही रह जाते हैं, जिनको यहाँ स्थानीय भाषा में भूड़ कहा जाता है। तो इन सब को अपन पढ़ेंगे। अब अपन उत्तर से उद्गम से संगम की ओर जा रहे हैं, या उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं, तो सही क्रम क्या आएगा? भाबर, तराई, खादर, बांगर, ये तो पास पास में है, और उसके बाद में डेल्टा। ये सही क्रम रहेगा, भाबर, तराई, खादर, डेल्टा। जो भी ऑप्शन में, या आपसे पूछ ले संगम से उद्गम की ओर जाने पर क्या सही क्रम रहेगा, किसी भी रूप में पूछे तो अपना ये सही आंसर रहेगा। अब इसको अपन विस्तृत करके एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे भाबर। पहला अपन क्या पढ़ेंगे? भाबर। नंबर 1, भाबर। प्रादेशिक आधार पर भाबर क्या है? अब जो भाबर का विस्तार था, ये मुख्य रूप से ये भाबर है ना, ये यहाँ पर सिंधु नदी से लेके तिस्ता नदी तक, वहाँ पर तिस्ता नदी के बीच में ये फैला हुआ है। कौन सी दो नदियों के बीच में फैला हुआ है? सिंधु से लेके तिस्ता नदी के मध्य हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में, और 8 से 15 किलोमीटर लंबी ये चौड़ी पट्टी है हिमालय के, शिवालिक हिमालय के गिरिपाद में, जिसे अपन क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं।
भाबर, शिवालिक हिमालय के गिरिपाद में गिरिपाद में 8 से 15 किलोमीटर 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पत्थर युक्त भूमि यह सिंधु नदी से तीस्ता नदी के मध्य विस्तृत है। तीस्ता नदी के मध्य विस्तृत है। अब कंकड़ पत्थर होगा तो वहां पर नदी उसके मध्य से प्रवाहित होती, तो वहां पर नदी क्या हो जाती है? लुप्त। यहां पर नदी अदृश्य हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। और कंकड़ पत्थर होगा वहां पर भूमि उपजाऊ भी नहीं होगी। यह भूमि अनुपजाऊ होती है, अनुपजाऊ होती है। अब बाबर के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र आएगा? तो बाबर के दक्षिण में अपना क्षेत्र कौन सा था? तराई। अब तराई की बात करेंगे। अब बाबर ये शिवालिक हिमालय के गिरिपाद में स्थित पत्थरों की एक श्रृंखला है जो सिंधु नदी से तीस्ता नदी के बीच में ये पूरी विस्तृत है। ये 8 से लेकर 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। यहाँ पर नदियाँ अदृश्य हो जाती है और ये अनुपजाऊ क्षेत्र है। अब इस बाबर के दक्षिण में जहाँ पर नदियों का पानी फैल जाता है, वापस नदी दृश्य हो जाती है, उस क्षेत्र को तराई कहा जाता है। तराई क्षेत्र जहाँ भी होगा, अब पानी फैलाव रहेगा तो यहाँ पर सर्वाधिक जंगल होंगे, जिसके कारण यहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। जब पानी का फैलाव जहाँ अधिक रहेगा और पानी के अंदर फसल कौन सी होती है? चावल। तो यहाँ पर चावल सर्वाधिक होते हैं। साथ में पानी अधिक होने के कारण यहाँ मलेरिया जैसी बीमारियाँ होती है। कारण क्या? जहाँ पानी अधिक रहेगा वहाँ पर मच्छरों का जन्म होगा, मच्छर ज़्यादा होंगे, जिसके कारण उस क्षेत्र में मलेरिया जैसी, डेंगू जैसी बीमारियाँ अधिक होती है। और इस तराई क्षेत्र का विस्तार जैसे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है तराई क्षेत्र कहलाता है। तो इस तराई क्षेत्र में अपन लिखते हैं ये बाबर के दक्षिण में, ये बाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी मैदानी पट्टी है, मैदानी पट्टी है। यहां पर नदियों का जल फैल जाता है। इस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तराई क्षेत्र चावल की खेती के लिए
चावल की खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। उपयुक्त माने जाते हैं। जल भराव अधिक होने के कारण मलेरिया व डेंगू जैसी बीमारियां अधिक होती है। बीमारियां अधिक होती है। इन मैदानों का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल में है। वो पश्चिम बंगाल में है। अब तराई के बाद में जो अपना क्षेत्र आता है 3 नंबर, वो कौन सा है? तो वो है खादर। खादर और बांगर एक दूसरे के पास पास में ही होते हैं। खादर। अब खादर क्या है? नदियों द्वारा जमा किए गए नवीन जलोढ़ मैदानों को खादर कहा जाता है। खादर ये प्रतिवर्ष नदियों जो बाढ़ आती है, उस बाढ़ के दौरान जो अवसाद जमा हो जाते हैं, जिससे नवीन जलोढ़ मैदान निर्मित होते हैं, उन्हें खादर कहा जाता है। खादर मैदानों को पंजाब में बेट कहा जाता है, जिसका सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार और बांग्लादेश में है। और खादर के पास वाला भाग जहां पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, वो बांगर कहलाता है। तो खादर क्या है? नदियों द्वारा जमा किए गए नए अवसादों से निर्मित नवीन जलोढ़ मैदानों को खादर मैदानों को पंजाब में बेट कहा जाता है। पंजाब में बेट कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार पूछे तो सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? यूपी, बिहार, बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो सर्वाधिक कहां पर है? यूपी, दूसरा बिहार और तीसरा खादर मैदान सर्वाधिक कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल। खादर मैदानों के बाद में बात करें तो अगला इसके पास का ही क्षेत्र है 4 नंबर, बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, जहां नदियों बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ये खादर मैदानों के पास ऊंचा उठा
भूभाग हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, नहीं पहुँच पाता है। जलोढ़ मैदान सर्वाधिक उपजाऊ भूभाग है, जबकि ये उसकी तुलना में कम उपजाऊ भूभाग है। बांगर प्रदेश को पंजाब में क्या कहा जाता है? बांगर मैदानों को पंजाब में धाया कहा जाता है। बांगर मैदानों को पंजाब में धाया कहा जाता है। पंजाब में दाया कहा जाता है। और इस बांगर मैदानों में जो बाढ़ का जल होता है वो लगातार उसकी लहरों के द्वारा, जैसे अपन यहाँ समझने का प्रयास करें, जैसे ये नदी थी, उसके पास वाला ये क्षेत्र था और उसके ऊपर ये ऊपर उठा हुआ भाग ये बांगर। अब यहाँ तक जल का भराव आ गया पूरा, ये नदियों का ये पूरा का पूरा पानी यहाँ तक फैल गया, यहाँ तक पूरा भराव है। इस क्षेत्र में भी ये पूरा भराव है। तो यहाँ पर ये भराव हुआ और जिसके कारण धीरे धीरे इसमें अवसाद थे वो यहाँ पर जमा हो गए, और जमा हुए तो ये नवीन मैदान बन गए, जिसे अपन कहते हैं नवीन जलोढ़ मैदानों को खादर। लेकिन यहाँ पर ये जल यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन ये जल क्या करता है, ऐसी तरंगों के रूप में ये यहाँ तक टकराता है, और टकराते समय यहाँ पर जो कोमल कोमल मिट्टी होती है उसको तो वापस लहराते समय साथ में लेके आ जाती है। लेकिन जो ऐसे भारी भारी पत्थर रह जाते हैं, बड़े बड़े ये पत्थर यहाँ पर ही रह जाते, तो इन कंकड़ों को, भारी भारी पत्थरों को कहा जाता है भूड़। क्या कहा जाता है? भूड़ कहा जाता है। तो अगली पंक्ति अपन इसमें लिखने का प्रयास करते हैं। बांगर क्षेत्र में जल लहरों द्वारा मिट्टी का अपक्षय होने के दौरान शेष रहे कंकड़ पत्थरों को भूड़ कहा जाता है। भूड़ कहा जाता है। अब अगली बात आती है बांगर प्रदेशों के बाद में है डेल्टा। अब डेल्टा किसे कहते हैं? 5 नंबर डेल्टा। समुद्र में गिरने से पहले नदियों द्वारा निर्मित त्रिभुजाकार आकृति। समुद्र में गिरने से पहले नदियों द्वारा कई धाराओं में बंटकर बनने वाली त्रिभुजाकार आकृति। त्रिभुजाकार आकृति क्या कहलाती है? तो त्रिभुजाकार आकृति कहलाती है अपनी डेल्टा। त्रिभुजाकार आकृति डेल्टा कहलाती है। अब ये जो डेल्टा क्षेत्र है, भारत में सर्वाधिक जो डेल्टा क्षेत्र का विस्तार है वो गंगा और यमुना बनाती है, और उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा, क्योंकि उसकी तलहटी में, उसके बीच के क्षेत्रों में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। और सुंदरवन डेल्टा का सर्वाधिक विस्तार है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा
भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है और ये विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा की बात आ गई तो दो बात इसके बारे में भी लिख लेते हैं। सुंदरवन डेल्टा कहां पर है? गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर, गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर। विस्तार बांग्लादेश व पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश व पश्चिम बंगाल। नामकरण किसके कारण हुआ है? सुंदरी वृक्ष के कारण, सुंदरी वृक्ष के कारण। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है और सुंदरवन डेल्टा है ये विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा। और इस डेल्टा क्षेत्र में जो जलयुक्त गड्ढे पाए जाते हैं उनको बिहार में तो कहा जाता है जला और पश्चिम बंगाल में कहा जाता है बिल। डेल्टा क्षेत्र में पाए जाने वाले जलयुक्त गड्ढों को क्या कहा जाता है? कहां पर? बिहार में। और दूसरी बात करें पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। अब बिहार में इन्हें क्या कहा जाता है? तो बिहार में कहा जाता है जला और पश्चिम बंगाल में कहा जाता है बिल। बिल कहा जाता है। तो ये प्रादेशिक आधार पर अपने उत्तरी विशाल मैदान को पढ़ा है।